हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12th केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 6। और पिछली क्लास में हमने आपको कुछ धातुओं के शोधन के बारे में बताया था। शोधन क्या होता है, एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा कि हम इस चैप्टर में जो हमने विभिन्न अयस्कों का उपयोग करते हैं शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उनको हम विभिन्न मेथड से क्या करते हैं, उनका शोधन करते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। और उसके जो स्टेप्स थे वो हमने यहाँ पर बताए थे कि हम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कोई खनिज लेते हैं, खनिज में से अयस्कों का चयन करते हैं जिनसे हम कम लागत पर ज़्यादा शुद्ध धातु प्राप्त कर ले। फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के लिए हमने आपको विधियाँ बताई थी कि आप फेन प्लावन विधि होती है, द्रव्य धावन विधि होती है, इसके अलावा निच्छालन विधि होती है। इन विधियों का उपयोग किया था सांद्रण के लिए। फिर सांद्रण के बाद जो हमें धातु प्राप्त होती है, जिसे हम सांद्रित धातु कहते हैं, उसका निस्तापन तथा भर्जन प्रक्रियाओं द्वारा शोधन करते हैं। निस्तापन में आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कार्बोनेट की अशुद्धियाँ तथा जो हमारे जल की अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हम निकालते हैं और इसके लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उन धातु यानी कि सांद्रित धातुओं का क्या करा जाता है, उसको गर्म किया जाता है। और भर्जन में हम क्या करते हैं, भर्जन में हम सल्फर जैसी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास सांद्रित धातु होती है उसको क्या करा जाता है, उसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद हम इनका अपचयन करके शुद्ध धातुएं प्राप्त कर लेते हैं। पर मैंने कहा था कि शुद्ध धातुएं भी लगभग हम कह सकते हैं ऐसी नहीं होती कि 100% शुद्ध हो या 95% 99% शुद्ध हो, तो उनका भी हम शोधन करते हैं। उसके लिए हमने पिछली क्लास में शोधन विधियां आपको बताई थी। तो आपको ध्यान हो, वह हमने 3 प्रकार की शोधन विधियों का जिक्र किया था, जिसमें से आस्वन, द्रावगलन तथा वैद्युत अपघटन, ये 3 विधियां आपके सामने हमने रखी थी। तो कौन कौन सी 3 विधियां थी, आपको ध्यान हो तो हमने करा था, इन 3 विधियों का अध्ययन कर लिया था। और आज हम करने वाले हैं चौथी विधि मंडल परिष्करण, उसके बाद करेंगे वाष्प प्रावस्था परिष्करण, उसके बाद वर्णलेखी क्रोमेटोग्राफी विधि, और इसके अलावा 2 विधियों का और अध्ययन करेंगे जिन्हें हम पोलिंग मेथड तथा खरपरीकरण विधि भी कहते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। अब स्टार्ट करते सबसे पहले मंडल परिष्करण को। तो मंडल परिष्करण को देखें, मंडल परिष्करण विधि, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जोन रिफाइनिंग। यह है जोन रिफाइनिंग। जोन का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र। यानी कि इस विधि का उपयोग जब हम करते हैं तो इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें ऐसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जिनमें अशुद्धियों की प्रवृत्ति ये होती है कि वह धातु की गलित अवस्था में रहना पसंद करती है, जबकि धातु की ठोस अवस्था में अशुद्धियां रहना पसंद नहीं करती। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि एक धातु है हमारे पास, उसका आधा पोर्शन हमने क्या कर लिया, द्रव अवस्था में ले लिया या गलित अवस्था में कर लिया, और आधा जो पोर्शन है वो भी ठोस अवस्था में। तो अशुद्धियों की कोशिश होती है कि वह द्रव अवस्था में चली जाए, उनको वो द्रव अवस्था पसंद है। तो यदि ऐसी अशुद्धियां किसी धातु के अंदर है, अशुद्ध धातु के अंदर है, तो उसका जो शोधन होता है, शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो हम विधि इस्तेमाल करेंगे, उसे ही मंडल परिष्करण विधि या जोन रिफाइनिंग मेथड कहा जाता है। मुझे लगता है पहली बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अब करते कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है, और इसमें किन किन का करा जाता है। जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऐसी धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम मंडल परिष्करण विधि का उपयोग करेंगे। क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास, मान लेते हैं ये इस प्रकार से कोई एक धातु है, ये धातु इस तरीके की है, और इस धातु में मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैं, क्योंकि ये धातु तो सॉलिड स्थिति में होगी, ठोस अवस्था में होगी, इस पर मैंने यहां पर क्या लगा दिया कि हीटर लगा दिया। ये इस प्रकार से, ये क्या है, एक हीटर है। हीटर समझते होंगे आप कि जो क्या करे, धातु के इस तरीके से यदि धातु है तो उसके दोनों तरफ ऐसे हीटर लगा दिया, इस तरीके से हीटर लगा दिया, तो धातु की रॉड के इधर से भी गर्मी आ रही है, इधर से भी गर्म हो रही है। तो धातु का जब हीटर के द्वारा थोड़ी देर में ताप बढ़ेगा तो ये धातु क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। लेकिन इसकी खास बात क्या है, जिस पोर्शन में हीटर है केवल यह पोर्शन ही पिघली हुई अवस्था में आ जाएगा, केवल इतना पोर्शन ही पिघल जाएगा, पिघल जाएगा।
जबकि ये वाला जो पोर्शन होगा, शेष पोर्शन होगा, वो ठोस अवस्था में रहेगा। अब इससे क्या होगा कि इस पोर्शन में जितनी भी अशुद्धियां होंगी वह नीचे की ओर एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस विधि द्वारा ऐसी धातुओं का शोधन किया जाता है जिनमें अशुद्धियों की प्रवृत्ति यह होती है कि वह धातु की गलित अवस्था में रहना पसंद करती है। तो इतने में हीटर लगा दिया तो इतनी धातु क्या हो गई, पिघल गई, गलित अवस्था में आ गई, तो अशुद्धियां इसमें रहना पसंद करेगी। अब हम इस हीटर को मूव करवाते हैं यहां से इधर की तरफ, ये हीटर को चलाते हैं। जब हीटर को चलाते हैं तो धीरे धीरे अशुद्धियां जो नीचे की ओर स्थित होती है, गलित अवस्था में रहना पसंद करती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि हीटर को एक झटके में नहीं ले जाना आपने। हीटर यहाँ है, थोड़ा सा खिसका के आगे ले जाएंगे तो यहाँ की अशुद्धियां आगे पहुंच जाएगी, फिर थोड़ा और आगे लेंगे तो फिर अशुद्धियां आगे। तो ऐसे चलाते चलाते हीटर को लास्ट में ले जा लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम हीटर को लास्ट में ले जा लेंगे, यहां पर अंत में हमारा हीटर यहां पर आ गया, ये हीटर यहां है। अब क्योंकि इसको धीरे धीरे करके मूव करवा कर यहां लाए हैं, तो बीच में इस धातु के अंदर जितनी भी अशुद्धियां होंगी वह गलित अवस्था में, हम कह सकते हैं प्रेफरेंस है उनका कि उसको गलित अवस्था में रहना ज्यादा पसंद है, तो वो गलित अवस्था में रह करके धीरे धीरे इकट्ठी होकर आगे तक जाती रहती है और अंत में हम यहां पहुंचा देते हैं। अब यहां से आपको इस हीटर को हटा देना है। जब आप हीटर को हटा देंगे तो जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो सारी इसी अवस्था पर शेष रह जाएगी, यानी कि जो अशुद्धियां होंगी, जितनी भी अशुद्धियां हैं वह इतनी अवस्था पर आ जाएगी। ये हो जाएगा अशुद्ध धातु। ये जितनी भी अशुद्धियां वो इस स्थिति में आ जाएगी। अब हीटर तो आपने हटा दिया, ये फिर से सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। अब इसको कटर लगा करके इतने पोर्शन को काट के अलग कर लीजिए, तो ये जो हिस्सा बचेगा यहां से लेके यहां तक का, ये शुद्ध धातु का हिस्सा बच जाएगा। जबकि जो अशुद्ध, जिसमें अशुद्धियां थी, उस धातु के उस हिस्से को आपने काट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान विधि है, बहुत इजी मेथड है कि बस धातु की एक छड़ लीजिए, ठोस अवस्था में लीजिए, उसमें हीटर लगाइए, जहां हीटर रहेगा वहां धातु पिघल जाएगी, गल जाएगी और अशुद्धियां गली हुई अवस्था की तरफ आकर्षित होगी। हीटर को धीरे धीरे आगे घुमाइए, अशुद्धियां उस गलित अवस्था की तरफ आकर्षित होती रहेंगी और उसी में घुली मिली रहेंगी। अंत में हीटर लास्ट में चल लेंगे, सारी अशुद्धियां यहां आ गई, हीटर हटा दिया, ये थोड़ा ठंडा हुआ, कटिंग कर दी, अशुद्ध धातु अलग, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, हमारा शुद्ध बन जाता है। तो ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग मेथड। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यही चीजों को हमने यहां पर इसमें बता रखा है कि इसमें अशुद्ध धातु की छड़ को गतिशील हीटर द्वारा, क्योंकि ये हीटर क्या है, गतिशील हीटर, चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं गतिशील, ये गतिशील हीटर है। गतिशील हीटर द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म करना है, जिससे हीटर के पास की धातु लगातार गलती है तथा उसमें अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि केवल शुद्ध धातु ठोस रूप में क्रिस्टलीकृत होती रहती है। ठोस धातु क्या होगी, सॉलिड होती रहेगी, क्रिस्टलीकरण होता रहेगा और बाकी अशुद्धियां गल करके आगे बढ़ती रहेगी। अंत में सारी अशुद्धियां इस तरीके से किनारे पर इकट्ठी हो जाती है, जिसे काटकर अलग कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों, पहली चीज आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा जो मेथड है हमारा, चलिए पहले इससे पहले आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी हमारी जो विधि है जिसे कहते हैं वाष्प प्रावस्था विधि, जिसे हम इंग्लिश में वेपर फेस रिफाइनिंग कहते हैं। वेपर फेस रिफाइनिंग क्या चीज होती है, सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। इस विधि में अशुद्ध धातु को किसी उपयुक्त पदार्थ में मिलाकर एक वाष्पशील यौगिक में बनाते हैं। आपके पास जो अशुद्ध धातु है जरूरी नहीं है कि वो वाष्पशील हो, तो अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि जो अशुद्ध धातु आपके पास है उसके लिए एक ऐसा, हम कह सकते हैं, पदार्थ चुनिए कि अशुद्ध धातु उस पदार्थ में आसानी से घुल मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और वह यौगिक कैसा होना चाहिए, वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, उसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो आसानी से वाष्पशील हो जाए, उसका जल्दी से वाष्पीकरण हो जाए, उस पदार्थ के अंदर ऐसा होगा। तो अशुद्ध धातु जब उस पदार्थ में मिलकर यौगिक बनाएगी तो उस यौगिक का गुण भी क्या होगा कि वो जल्दी से वाष्पशील हो जाएगी। अब आगे क्या करना है आपने, ध्यान दीजिए। अब इस यौगिक को उच्च ताप पर आपने क्या कर लेना है, गर्म कर लेना है। और गर्म करेंगे तो इससे अपघटन की क्रिया होगी और इससे हमें क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त मिल जाएगी। तो सिंपल सा मेथड है कि जो अशुद्ध धातु है उसको लीजिए,
एक ऐसे पदार्थ में उसको मिक्स कीजिए जो कि हम कह सकते हैं वाष्पशीलता का गुण रखता हो, तो अशुद्ध धातु को पदार्थ में मिलाने पर जो यौगिक मिला वो वाष्पशील होगा। अब उसे उच्च ताप पर गर्म करके आपने अपघटित कर दिया, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब इसके द्वारा किसका करते हैं ये भी ध्यान देना, इसके द्वारा हम निकिल को शुद्ध करते हैं। तो निकिल को जब शुद्ध किया जाता है तो आपके पास अशुद्ध निकिल है, ये एक धातु है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में हम कह सकते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो निकिल में आसानी से मिक्स हो जाता है। और इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर ऑक्सीकृत का भी गुण है। तो हम इस तरीके से इसको गर्म भी कर लेते हैं। ये त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करते हैं इसके साथ मिला करके, तो हमारे पास जो यौगिक बनता है वह बनता है निकिल टेट्रा कार्बोनिल, यह बनता है। और इसके गुण क्या होता है कि ये वाष्पशील पदार्थ है। जब ये वाष्पशील पदार्थ है, अब इस वाष्पशील पदार्थ को जब हम दोबारा से गर्म करेंगे तो अब इसका क्या हो जाएगा, अपघटन होगा, और अपघटन से शुद्ध निकिल अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हमारे पास आ जाएगी। तो अगले स्टेप में क्या करना है, ध्यान देना है आपने। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला था निकिल टेट्रा कार्बोनिल, जो कि वाष्पशील है, इसको लिया और इसको हमने फिर से क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। जब इसको गर्म करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो वाष्पशील है तो इसका अपघटन हो जाएगा, जिससे ये शुद्ध निकिल अलग प्राप्त हो जाएगी तथा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि क्या होती है। ध्यान देना कि ये जो हमारा मेथड होता है, निकिल से, अशुद्ध निकिल से निकिल को प्राप्त करने की जो हम प्रक्रिया होती है, इसे मांड प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मांड विधि, इसे मांड विधि भी कहा जाता है। अशुद्ध निकिल से निकिल को प्राप्त करने का जो ये प्रोसेस है वाष्पावस्था विधि वाला, इसे मांड विधि भी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना है, एक अशुद्ध लेना है, उस पर एक ऐसा पदार्थ में मिक्स करना है जिसके अंदर वाष्पशीलता का गुण हो, जो यौगिक बनेगा वो वाष्पशील हो जाएगा, जैसे निकिल टेट्रा कार्बोनिल है। बस इसका क्या कर देना है, अपघटन करना है, गर्म करना है, अपघटन हो जाएगा और शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अगला हमारे पास आता है वर्ण लेखनी विधि, जिसे क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। वर्ण लेखनी विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, पहले तो ध्यान दीजिएगा। वर्ण लेखनी विधि का वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ अशुद्धियों के साथ हम कह सकते हैं शुद्ध धातु तो है ही, कहीं एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हमारे पास शुद्ध धातु के साथ बहुत सारी अशुद्धियां हैं। उन्हीं अशुद्धियों को तो दूर करने के लिए हम ये शोधन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है, जो आपके पास धातु है और जो अशुद्धियां हैं उनके गुण धर्मों में ज़्यादा अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी जो मात्राएं हैं, चाहे वो मिश्रण में शुद्ध धातु की मात्रा हो या अशुद्धियों की मात्रा हो, वो बहुत कम हो। तो यदि ये दो आपके पास समस्याएं हैं तो इसके लिए मिश्रण से शुद्ध धातु को ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए हम वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या चीज़ है? क्रोमेटोग्राफी विधि में हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से कांच की एक नली ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक ब्यूरेट टाइप का हमने ले लिया। यहाँ से इस पे एक कॉर्क लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब ये इस तरीके से यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ पर हम एक बर्तन लगा सकते हैं इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा इस पे करते क्या है, आपने एक ये ब्यूरेट ले लिया, मान लेते हैं ये क्या है, ब्यूरेट ले लिया ये वाला। अब इस ब्यूरेट में हम क्या करेंगे, इस जो हमारी क्रोमेटोग्राफी विधि है इसके द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो पहले कुछ स्टेप्स को देख लेते हैं। पहला स्टेप्स क्या है, जो मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब अशुद्ध धातु कम मात्रा में हो तथा उसके घटकों के लिए किसी पदार्थ की अधिशोषण क्षमता भी अलग हो। देखो, दो मैंने बातें आपको बताई। एक तो मैंने कहा था अशुद्ध धातु कम अवस्था में और अशुद्धियां भी हम कह रहे हैं कम है। दूसरा मैंने गुण बताया था शुद्ध धातु और अशुद्धियों के गुण धर्मों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तीसरी एक और गुण होना चाहिए कि जो हमारे पास अशुद्धियां होनी चाहिए उनकी अधिशोषण क्षमता अलग अलग हो, अधिशोषण क्षमता अलग अलग।
अधिशोषण क्षमता अलग अलग होगी, तो हम कह सकते हैं जिस अधिशोषक पदार्थ का हम उपयोग करेंगे वहां पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग धातुएं हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे होंगी इसी चीज को आगे समझते हैं। शुद्ध अशुद्ध धातु को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर, कोई उपयुक्त विलायक ले लेना है। बहुत सी जगहों पर हम क्या कर लेते हैं, Al2O3 इस विलायक का उपयोग करते हैं। तो जैसे हमने यहां पर लेना है, हमने इसमें अशुद्ध विलायक भर लिया, मान लेते हैं इस तरीके से मैंने अशुद्ध विलायक भर लिया। अब देखिए ये अशुद्ध विलायक जो होते हैं ये अलग अलग अवस्थाओं में हमें प्राप्त होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। ये अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये द्रव ही अवस्थाओं में हो, बहुत से स्थानों पर ये ठोस अवस्था में भी हमारे पास होते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है Al2O3 जो कि एक अधिशोषक है। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है आगे समझिए। अब इसके ऊपर द्रव मिश्रण को डालने से धातु में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ अलग अलग अधिशोषित हो जाता है। अब हमने ऊपर से कौन सा पदार्थ डाल देना है, इसके ऊपर उड़ेल देना है जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी हो, यानी कि वह मिश्रण जिसमें शुद्ध धातु भी है और अशुद्धियां भी हैं उसे क्या करना है, ऊपर से उड़ेल देना है। तो यही काम हम कर लेते हैं। हम यहां से क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे करके क्या डाल दिया, मिश्रण डाल दिया। अब मिश्रण डालते हैं तो होता क्या है, यहां पर अलग अलग धातुओं की अलग अलग परतें इकट्ठी हो जाती है। और प्रारंभ में जब इस विधि का उपयोग किया गया था तो उन्होंने देखा था अलग अलग इस ब्यूरेट में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रंगों की पट्टियां बन गई थी, क्योंकि जो अधिशोषण हुआ वो हर स्तंभ पर, हर स्थान पर अलग अलग अशुद्धियों का हुआ। यानी कि हमने कहा ये मिश्रण है, इसमें हमने कह दिया एक शुद्ध धातु है और 2 या 3 या 4 या 5 इसमें अशुद्धियां भी होंगी। तो शुद्ध धातु एक अलग स्तंभ के रूप में और अशुद्धियां भी अलग अलग स्तंभों के रूप में इकट्ठी हो जाती है इस विधि में। तो इसी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले ये कलर ले लेते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले तो यहां पर एक जगह पर ये अशुद्धि इकट्ठी हो गई, मिश्रण को डाला तो एक इस प्रकार की अशुद्धि इकट्ठी हो जाती है, ये यहां अधिशोषित हो गई। आप कह सकते हो एक अशुद्धि Al2O3 में अधिशोषित हो गई। एक प्रकार की अशुद्धि एक ही स्थान पर अधिशोषित होगी, ध्यान रखना। जिसका अधिशोषण सबसे अधिक होगा वो सबसे टॉप में अधिशोषित होगी, उसके नीचे वह अशुद्धि अधिशोषित होगी जिसकी अधिशोषण क्षमता थोड़ी सी कम है। तो यही इसमें क्रम होता है। पहला अधिशोषण यहां पर आ गया, ये पहला अधिशोषण। दूसरे अधिशोषण को देखें, दूसरे अधिशोषण हम ये कलर ले लेते हैं। चलिए दूसरा अधिशोषण यहां पर हो जाता है, ये दूसरा अधिशोषण हो गया, ये दूसरा अधिशोषण हो गया, ये दूसरा अधिशोषण हो गया। तीसरे अधिशोषण की बात करें तो तीसरा अधिशोषण हम ले लेते हैं, लाल लिया है हमने, चलिए ये कलर ले लेते हैं। तीसरा अधिशोषण यहां पर हो गया, ये तीसरा अधिशोषण हो गया। इसी प्रकार से यदि और भी इसमें अशुद्धियां होती, सबका अधिशोषण अलग अलग होता। तो अलग अलग हम कह सकते हैं पदार्थों की जो भी मिश्रण में रहे होंगे उनकी अलग अलग पट्टियां मिल जाती हैं। तो इन पट्टियों में से एक में कोई शुद्ध पदार्थ होगा। मान लेते हैं बीच में यहां पर क्या है, ये शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ यानी कि शुद्ध धातु भी कह सकते हैं हम इसको क्या ले लेते हैं, शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। इसके अलावा यहां हमने क्या कहा, ये हमने एक अशुद्धि होगी, मान लेते हैं पहली अशुद्धि यहां पर स्थित हो गई, और दूसरी अशुद्धि हमने कहा नीचे ले ली हमने, ये है दूसरी अशुद्धि। और अब आपने क्या करना है, ये अशुद्धियां ब्यूरेट के अंदर अलग अलग स्तंभों के रूप में प्रदर्शित हो गई। अब क्या करना है, एक बीकर लिया, इसकी नॉब ढीली करी, तो यहां से पहली जो ये वाली जो अशुद्धि होगी जो सबसे नीचे है वो इसमें सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी। खोल के ये पूरी धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी और इस बर्तन में इकट्ठी होगी। इस बर्तन को अलग कर लिया। अब उसके बाद एक दूसरा बर्तन लाए, उसमें ये वाला, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हट गया तो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। अब इस अशुद्धि को दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया। तो ये वाली हमारे पास क्या है, ये शुद्ध धातु है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब इससे जो शुद्ध धातु प्राप्त होगी, अभी वो पूरी की पूरी शुद्ध नहीं, उसको भी शुद्धिकरण के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं निच्छालन विधि, जिसे हमने लीचिंग मेथड कहा था
आपको ध्यान हो, जब हमने सांद्रीकरण की आपको प्रक्रियाएं बताई थी, वहां निच्छालन विधि का उपयोग बताया था। तो निच्छालन विधि से इस शुद्ध धातु को बीकर में प्राप्त करके अलग कर लिया जाता है। इसके अलावा अगली अशुद्धि है, बीकर को बदलिए, अगली वाली को फिर से अगले में इकट्ठा कर लीजिए। तो इस प्रकार से अलग अलग बीकरों में हम अलग अलग अशुद्धियों को और अलग अलग शुद्ध धातुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मेथड होता है, इसे कहते हैं वर्ण लेखनी विधि। इसमें वर्ण इसलिए शब्द आया, वर्ण मतलब कलर। वर्ण लेखनी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब इस मेथड का उपयोग किया गया था तो यहां पर अलग अलग रंग की पट्टियां मिली थी, और अलग एक रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि वहां पर एक प्रकार की अशुद्धि का या एक प्रकार की धातु का अधिशोषण हुआ है, और जो अधिशोषक है वो हमने क्या लिया था, Al2O3 लिया था। तो इस प्रकार से हम जो वर्णलेखी प्रक्रिया है या ये शोधन विधि है, इसका उपयोग करते हैं। तो मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यही बात यहाँ समझाइए, इसके ऊपर के द्रव में डालने पर धातु में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ अलग अलग स्थान पर अधिशोषित होता है, अलग अलग स्थान पर। साथ ही हमने कहा प्रत्येक घटक को अलग अलग बर्तन में एकत्र कर लेते हैं, और लास्ट में हमने कहा धातु बने बर्तन से शुद्ध धातु को निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, ये निच्छालन विधि द्वारा यानी कि लीचिंग मेथड द्वारा हम जो हमने बर्तन में इकट्ठी करी है शुद्ध धातु, उससे निच्छालन विधि से शुद्ध धातु को प्राप्त करें। तो ये हमारे पास विधि है वर्ण लेखनी विधि। ध्यान रखना, यह एक इंपॉर्टेंट विधि है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट विधि है। देखें कहीं ऑडियो तो चेंज नहीं होगी, हाँ ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, वर्ण लेखनी विधि। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आपको आ गई होगी। आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अगली जो मेथड है, देखिए ये जो 6 विधियां हमने आपको बताई, इन 6 विधियों को एनसीईआरटी में बताया गया, लेकिन इसके अलावा भी 2 विधियां ऐसी हैं जिनको कि हम इस्तेमाल में करते हैं विभिन्न धातुओं के शोधन के रूप में। और इनमें से पहली जो विधि है इसे कहते हैं पोलिंग मेथड, जो आपके प्राइवेट बुक्स हैं उनमें अच्छी प्रकार से इसको बताया गया है। पोलिंग मेथड क्या होता है? पोलिंग मेथड उस स्थान पर उपयोग में लाई जाती है जहां पर धातु जो है धातु ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो, यानी कि जो अशुद्धियां हैं, आप जिस आपके पास अंत में हमने कहा था अपचयन विधि का उपयोग करते हैं धातु के निष्कर्षण में। सबसे अंतिम स्टेप हमारे पास आता है अपचयन का। अपचयन करा, उसके बाद आपको लगभग शुद्ध धातु मिल गई, लेकिन अब उस शुद्ध धातु में अभी भी धातु के ऑक्साइड उपस्थित हैं, वो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध धातु में परिवर्तित नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम इस पोलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और पोलिंग मेथड की खास बात क्या होती है कि हमने एक भट्टी लेनी है, एक बर्तन लेना है, उसमें क्या कर देनी है, शुद्ध धातु भर देनी है, और उसमें हम कह सकते हैं कि हरे बड़े बड़े डंडे लिए आपने, कोई पेड़ लीजिए, उसका तना काट करके लाइए, लंबे डंडे लेके आइए, लेकिन वो ताजे होने चाहिए। उससे जो भट्टी के ऊपर आपने भट्टी के ऊपर एक बर्तन रखे, उसमें अशुद्ध धातु को डाल करके जब आप गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी। अब इन लकड़ी के हरे डंडों से उसको क्या करना है, चलाना है। जैसे हलवाई चलाता है ना, कभी हलवा बनाते समय या आप दूध गर्म करते समय देखते होंगे हलवाइयों को, वो दूध को चलाते रहते जिससे वो जले ना, नीचे तली पर न लगे। जैसे वो कड़छा चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हरे डंडों से इस धातु को चलाना है। जब चलाते हैं तो उस हरे वाले जो डंडे होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति होती है, जैसे मीथेन हो गई, इस प्रकार से। तो वह क्या करते हैं, उस धातु ऑक्साइड जो कि पिघली हुई अवस्था में है उसमें से निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेंगे, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं, और हमें शुद्ध धातु क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो यह हमारा क्या है, मेथड है। सही है, हाँ ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है। इस विधि में उन धातुओं का शोधन के लिए किया जाता है जिसमें हमने कहा अशुद्धि धातु ऑक्साइड के रूप में हो। किसके ऑक्साइड के रूप में हो, ध्यान रखना है, अशुद्धि धातु ऑक्साइड के रूप में होती है। और सेकंड क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम अशुद्ध धातु को एक बर्तन अथवा एक भट्टी में लेकर गर्म करते हैं जिससे धातु पिघल जाती है। यही तो बात हमने अभी आपको बताई कि आपने एक बर्तन लिया और इसमें आपने क्या डाल दिया, हम कह सकते हैं इसमें अशुद्ध धातु डाल दी। ये हमारी क्या हो गई, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु डाल दी, और हमने कहा इस अशुद्ध धातु को क्या करना है, आपने गर्म कर लेना है। चलिए गर्म भी कर देते हैं इसको, यहाँ पर कोई फ्लेम बना देते हैं। चलिए इस तरीके की फ्लेम बना देते हैं,
ये इस तरीके से फ्लेम बना करके हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो ये अब अशुद्ध धातु क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। अशुद्ध धातु पिघल जाती है, पिघल जाती है। अब इस पिघली हुई धातु को आपने क्या करना है, हमने कहा था कड़छे लेने हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े कड़छे हमने क्या कर रहे हैं, कलर कौन सा लिया जाए, ये ले लेते हैं। ये हमने बड़े बड़े डंडे ले लेने हैं। ये क्या लिख दिया हमने, हरे डंडे, हरे डंडे। ये कुछ गड़बड़ सा हो गया, आप कहीं इसको गड़बड़ ना समझ लें। ये है हमारे हरे डंडे, हरे डंडे। डंडे मतलब लकड़ी के बड़े बड़े तने, लेकिन वो ताजे होने चाहिए, हरे होने चाहिए। अगर हरे नहीं होंगे तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा पॉलिंग मेथड। तो अब लकड़ी के बड़े डंडे लेकर के इसको क्या करना है, इस पिघली हुई धातु को हिलाना है, जैसे हलवाई हलवा हिलाता है वैसे हिलाना। तो इससे क्या होगा, इससे जो धातु के अंदर जो ऑक्साइड होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस डंडे में क्या होगी, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मीथेन गैस होगी, जो कि इस पिघली हुई धातु से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी, खींच लेगी। तो हमें क्या हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये प्रोसेस इस तरीके से काम करेगा। इसमें लिखा है, अब इसे हरी लकड़ी के लंबे डंडों द्वारा हिलाया जाता है। इससे लकड़ी से निकलने वाली मीथेन गैस या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, या अन्य हाइड्रोकार्बन, अन्य हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, गैस धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल लेती है। और ऑक्सीजन निकल जाएगी तो आप समझ सकते हैं, इससे शुद्ध ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, पोलिंग मेथड बहुत आसान है। केवल आपने क्या करना है, सीधे एक बर्तन में अशुद्ध धातु लेनी, लेकिन ध्यान रखना है ऐसी धातुओं का शोधन होगा जिसमें अशुद्धि के रूप में उसी धातु के ऑक्साइड उपस्थित होंगे। तो उसको एक बड़े बर्तन में लीजिए, उसको एक भट्टी के ऊपर चढ़ाइए, उसको पिघलाइए, और पिघलाने के बाद ताजे डंडे तोड़ करके लाइए पेड़ों के तनों के, और उससे क्या करिए, उसे हिलाइए। हिलाने से क्या होगी, जो हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे कच्चे तनों से, वह क्या करेंगे, उस धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, शुद्ध धातु वहां पर मिल जाएगी। काफी आसान है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल भी है। ये हमने प्रोसेस शोधन इसलिए पहले करवाया क्योंकि जब हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में बहुत बार इस विधियों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम कॉपर का शोधन करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको लोहे का शोधन ही बताया, कॉपर का शोधन करेंगे तो लास्ट में हमें जब मिलता है अपचयन के द्वारा जो कॉपर मिलता है वह फफोलेदार कॉपर कहलाता है। और उस फफोलेदार कॉपर में क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि उससे शुद्ध कॉपर को अलग करने के लिए हम इस पोलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। आगे देखें, अगला जो मेथड है, लास्ट जो मेथड होता है उसे कहते हैं खरपरीकरण विधि। खरपरीकरण विधि में हम क्या करते हैं, सीधे ही कह सकते हैं कि एक हड्डियों का बना हुआ, हड्डियों के हम कह सकते हैं जैसे हड्डियों का चूरा कर लीजिए, उससे एक बर्तन बना लीजिए। इस बर्तन का उपयोग करते हैं खरपरीकरण मेथड में। नाम से भी पता चल रहा होगा, खरपरीकरण विधि, जिसे क्यूपलेशन मेथड भी कहा जाता है। तो क्या है, ध्यान दीजिए। इस विधि में उन धातुओं का शोधन किया जाता है जिनसे धातु अपेक्षाकृत शीघ्रता से अशुद्धि ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां हों। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी धातुओं का शोधन इसमें करेंगे जिसमें क्या हो, धातु की अपेक्षा शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां हों। अशुद्धि जल्दी ऑक्सीकृत हो जाए जबकि धातु जल्दी से ऑक्सीकृत न हो। तो ऐसी हम कह सकते हैं अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए, उनसे अशुद्धियों को निकालने के लिए खरपरीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्या करना है इस विधि में, जैसे मैंने भी आपको बताया, इसमें इस विधि में अशुद्ध धातु को एक हड्डी की राख से बने बर्तन, जिसे क्यूपेल भी कहते हैं, क्या है, एक हड्डी की राख से बने बर्तन, जिसे क्या कहते हैं, क्यूपेल भी कहते हैं, में लेकर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब वायु की उपस्थिति में आपने क्या कर देना है, उसको गर्म कर देना है। और गर्म करने से क्या होगा, ध्यान दीजिए, जिससे अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर के उड़ जाती हैं तथा शुद्ध धातु वहां पर क्या हो जाती है, शेष बच जाएगी। और यही तो आप चाह रहे हो, शुद्ध धातु ही तो प्राप्त करना चाह रहे हो। तो अंत में क्या हो जाती है, शुद्ध धातु मिल जाती है। तो क्या करना है, इस तरीके से एक क्यूपेल लेना है। क्यूपेल यानी कि क्या है, ये हड्डी की
राख से बना क्या है, बर्तन लेना है। और इसमें आपने क्या कर देना है, हम कह सकते हैं ये हमने अशुद्ध धातु डाल दी। और अशुद्ध धातु में खास बात क्या है कि इसकी जो अशुद्धियां हैं वो शुद्ध धातु की अपेक्षा जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाती है। अब इसको क्या कर देना है, आपने इसको गर्म कर देना है, इसको इस तरीके से गर्म कर देना है। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। जब वायु की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशुद्धियां उड़ जाएंगी और हमारे पास शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। और एक एग्जांपल भी है इसका लास्ट में कि इसके द्वारा हम सिल्वर से यदि हम लेड को दूर करना चाह रहे हैं तो सिल्वर से लेड अशुद्धि को दूर करने के लिए हम खरपरीकरण विधि क्यूपलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर के हमने 6 जो हमारे कह सकते हैं पॉइंट थे, ये 6 जो विधियाँ थी वह थी एनसीईआरटी की बुक में। इसके अलावा 2 विधियाँ हमने एक्स्ट्रा पढ़ी, जिसमें से एक थी पोलिंग मेथड और दूसरा था हमारा खरपरीकरण विधि। तो इन 8 विधियों की हेल्प से हम क्या करते हैं कि धातुओं के निष्कर्षण की विधि का उन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए लास्ट में अपचयन के द्वारा जो हमें धातु मिलती है, यदि हम देखते हैं कि वो फिर भी शुद्ध अवस्था में नहीं है तो इन 8 विधियों में से किसी उपयुक्त विधि का उपयोग करके हम उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। और शुद्ध धातु का अर्थ है जो 95% से लेकर 99% या 100% के क्या हो बीच में हो, उसी को हम शुद्ध धातु कहेंगे, वरना इससे कम तो हमारे को वहां पर भी मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई ज़्यादा हम कह सकते हैं कोई कठिन क्लास नहीं थी, बहुत इजी थी। पर अब आपको क्योंकि शोधन विधियां समझ में आ गई हैं तो अब हम अगली क्लास में कॉपर का किस प्रकार से शोधन किया जाएगा इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर प्यारे बच्चों सीरीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं समय निकाल करके आपके लिए क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करने की। यदि सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।